हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल्स बैक बेंचर्स पाठशाला। तो आज हमने हमारे फेडरलिज्म चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर को। तो आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, और स्पेशल स्टेटस क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, जो अपने डिफरेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में वो क्या है, और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं। एक बार हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे एक छोटी छोटी यूनिट्स होती है, वो मिलके एक बिगर यूनिट बनाती है और अपनी कुछ पावर्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। और फेडरेशन में लमसम मोस्ट ऑफ टाइम दो से ज़्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो यहाँ पे जो रेड एरियाज़ है, ये सारे फेडरल कंट्रीज़ है। इंडिया भी एक फेडरल कंट्रीज माना जाता है, और वैसे इंडिया को बहुत से लोग क्वासी फेडरल कहते हैं। और वो आप हम आगे देखोगे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया गया, वहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन चाइना में फेडरलिज्म नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद में हमने देखा था फेडरल गवर्नमेंट में जो अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है वो किसको आंसरेबल होती है, तो वो सेपरेटली अपने सिटीजन्स को आंसरेबल होती है। उसके बाद में हमने फीचर्स देखे थे फेडरलिज्म के, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट्स देखे थे फेडरलिज्म के। ड्यूअल ऑब्जेक्ट क्या है? तो पहला ऑब्जेक्ट है कि सेफ गार्ड एंड प्रमोट ऑफ यूनिटी, और दूसरा ऑब्जेक्ट था अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। तो आज हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इंडिया को फेडरल ऐसा क्या है जो फेडरल कंट्री बनाता है, और जिसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है। कहीं फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पे यूनियन का वर्ड का यूज़ किया गया है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस मैनी प्रॉब्लम्स मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो हमने पहले देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि कितनी प्रॉब्लम्स आई थी वहाँ पे डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया को देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे, वहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेज बोलने वाले थे, 2 रीजन्स के लोग थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रीजन्स के लोग थे, 3 लैंग्वेज वाले थे। लेकिन इंडिया में देखोगे तो इतनी सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो इतनी सारी वास्ट डाइवर्सिटी को इंडिया कैसे मैनेज करा, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इंडिया में, अपनी इंडिया में पावर शेयरिंग के क्या अरेंजमेंट्स थे, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम हमारे संविधान से स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक इंडिपेंडेंस देश की तरह एमर्ज हुआ था पार्टीशन के बाद में। तो एक हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, जिसमें बहुत से लोग मरे थे, बहुत से लोगों का माइग्रेशन हुआ था। उसके बाद में इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, और एक स्टेट बना पाकिस्तान। Soon after independence, several princely states become a part of the country. Princely states क्या होते हैं? Princely states वो होते हैं जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का राज नहीं था आज़ादी से पहले, ठीक है। वहाँ पे कोई राजा या फिर प्रिंस होते थे, वो राज करते थे। जैसे प्रिंसली स्टेट्स थे अपने इंडिया में, वो थे अभी जो हैदराबाद है, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स था। एक जम्मू कश्मीर और रीजन ऑफ मैसूर, जो अभी मैसूर था, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को एक स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है, ठीक है। ऑल दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, लेकिन फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं करता। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडियन यूनियन है, वो फेडरेशन के प्रिंसिपल पे बेस है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड। तो अब आप देखो इनमें से कौन से फीचर है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में दिए गए हैं या फिर इंडिया पे अप्लाई होते हैं। तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्टेट्स होती है वहाँ पे 2 से ज़्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद में द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है वो दोनों स्टेट्स और इंडिया गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में एक तीसरा एड ऑन भी किया गया था, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था 3rd टायर के तौर पर। As in any federation, these different tiers enjoy separate
ज्यूरिडिक्शन। तो ये हमारे इंडिया में भी होता है, हमने 3 अलग अलग लिस्ट बना से रखी है, इन तीनों का अलग अलग ज्यूरिडिक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर बताता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रख रखा है, उसने लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये ज्यूरिसडिक्शन एरिया है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, ये यूनियन गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट रूल बना सकती है। तो इसके लिए इसके पास 3 लिस्ट्स हैं, वो हम लिस्ट देख लेते हैं कौन सी लिस्ट है। पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हो, जो पूरे इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसे मैटर्स और इसमें ऐसे मैटर्स और ऐसी पॉलिसीज़ इंक्लूड किए जाते हैं जहाँ पे हमको यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक सी पॉलिसी लानी होती है, सभी लोगों के लिए एक सी पॉलिसी चाहिए होती है, सभी का विकास चाहिए होता है ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसीज लाई जाती है पूरी कंट्री में, ठीक है। और द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेली ही लॉज बना सकती है इन मैटर्स पे जो यूनियन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। इसमें इसको किसी के भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, इसे स्टेट या थर्ड टायर गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स, ऐसे तो बहुत से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल है जैसे फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी और एक डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो इन सब मैटर्स में क्या है कि हमें ना पूरी कंट्री का इंटरेस्ट दिखाई देता है, ठीक है, पूरी कंट्री इनकी पॉलिसीज से इफेक्ट होती है, तो ये सारी यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं। उसके बाद में सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ना ऐसे मैटर्स डाले गए हैं जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस हो या फिर लोकल इंपॉर्टेंस के लिए हो, जो डे टू डे लाइफ में काम आ रहे हो, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज। इन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट अकेली लॉ बना सकती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से लॉ बना सकती है। जैसे आप देखोगे एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ट्रेड है, पुलिस है उस स्टेट की, इन सब जो मुद्दे हैं, ये सब मैटर्स है, इन पे स्टेट गवर्नमेंट अपने आप रूल्स बना सकती है, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड टाइप की जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो, दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट हो, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स का ही इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। इसमें जो भी मैटर्स होते हैं इसमें बोथ द गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज। लेकिन अगर कोई भी मुद्दे पे लड़ाई हो जाए, जैसे कोई भी ऐसा मैटर हो जिस पे स्टेट गवर्नमेंट कह दे कि नहीं नहीं ये रूल लाना है और गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ये रूल होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, उसके बाद में क्या, जो स्टेट यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीज़न होता है वो प्रिवेल करता है, वो जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बताए नहीं गए थे, जैसे जो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, जो उस टाइम जानते ही नहीं थे। तो उन मैटर्स पे अब अगर कोई वो नए मैटर्स अब आए हैं और उन पे रूल बनाना है तो कौन बनाए, क्या वो उन मैटर्स का क्या करना है, तो उनके लिए एक रेस्यूडरी लिस्ट भी होती है, एक रेस्यूडरी सब्जेक्ट्स होते हैं ये सारे। तो इन पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है रूल्स बनाने की। जैसे एआई है, तो वो 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, तो उस टाइम नहीं था, एआई है, ठीक है। तो एआई पे अब रूल्स बनाने हैं, तो ये सब उस टाइम नहीं थे, आईटी था, तो ये सब इतना ज़्यादा नहीं था, उस टाइम इतने ज़्यादा रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज आप देखोगे तो इन सब पे रूल्स बनाना, इनसे बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, इन सब पे रूल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब क्या होते हैं, ये जो रेस्यूडरी सब्जेक्ट्स है और इन पे क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट्स रूल बना सकती है। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। हमने उस टाइम फीचर्स में भी देखा था और यूनिटरी गवर्नमेंट की जो होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन है उसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि इसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं उनके पास इक्वल पावर्स नहीं होती, कुछ स्टेट्स को स्पेशल क्राइटेरिया में रखा जाता है, ठीक है। ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सभी स्टेट्स जो इंडिया के अंदर है उनके पास आइडेंटिकल मतलब एक जैसी पावर्स नहीं है।
दस पावर्स। सम स्टेट्स इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है, जैसे आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। ये सब क्या आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पावर्स इंजॉय करते हैं। ड्यू टू देयर पिक्यूलियर सोशल हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, इनके थोड़े हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे वहाँ पे सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी वजह से इनको स्पेशल स्टेटस मिलता है, ठीक है, उनके कल्चर की वजह से, ठीक है। थोड़ा अजीब सोच, थोड़ा अलग, अजीब तो नहीं बोल सकते, थोड़ा अलग हिस्टोरिकल और सोशल कंटेक्स्ट की वजह से इनको स्पेशल स्टेटस मिलता है। दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड इंडिजीनियस पीपल्स, लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इस स्पेशल पावर्स में क्या होता है कि ये ना बेसिकली एक लैंड राइट्स के तहत प्रोटेक्शन मांगते हैं हर एक लोगों को, वहाँ के लोगों को उनको राइट्स मिलता है। जैसे आप देखोगे तो असम में कोई भी बाहर का आदमी जाके वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकता, जो वहाँ पे रहते हैं, जो उस स्टेट के लोग हैं, वही असम में वहाँ पे कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। तो ये उनके क्या, उनके कल्चर और उनके जो राइट्स है, उनके जो हिस्टोरिकल कंटेंट्स है, उनको प्रिजर्व रखने के लिए ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। Indians who are not permanent resident of these states cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for some other states as well. ऐसे कुछ और भी स्टेट्स हैं जिनको ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ ऐसी यूनिट्स भी है इंडिया में, कुछ ऐसे जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कुछ ऐसी यूनिट्स भी है जिनको बहुत कम पावर मिलती है, कुछ बहुत कम पावर इंजॉय कर सकते हैं वो। these areas which are too small to become independent states, तो ये क्या ऐसे एरियाज हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, और वो कोई स्टेट में मर्ज भी नहीं किए जा सकते, कोई स्टेट के अंदर उसका ज्यूरिडिक्शन भी नहीं रखा जा सकता। तो इनको क्या डायरेक्टली जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो इन पे अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, तो ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi, ठीक है, are called union territories. तो जो यूनियन टेरिटरीज होती है ये वो यूनिट्स होती है जो इतनी छोटी होती है कि वो उनको कोई एक अलग स्टेट बना नहीं सकते, और ऐसी जगह होती है जिनको हम कोई स्टेट्स में मर्ज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इन पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है इनको डायरेक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना, उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं तो वो कैसे लाए जाते हैं। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द पावर शेयरिंग में हम कोई भी अमेंडमेंट करना चाहिए तो कैसे होगा। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पावर शेयरिंग है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर का बेसिस है। तो आपने कभी नाम सुना होगा हमारे इंडिया में 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वो केस बेसिकली इसलिए हुआ था कि कोई भी हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसमें अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कायम रहना चाहिए। तो 1973 का बहुत ही प्रसिद्ध केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस दिस अरेंजमेंट। Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority, ठीक है। तो ये क्या है, इस पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट में कुछ भी चेंजेस करने इतने ईजी नहीं है। अगर कोई भी चेंज करना है आपको तो उसके लिए पहले कोई भी एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से पास नहीं कर सकती। अगर उसको पास करना है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में उनको एक बिल पास करना होगा, ठीक है, और जो वो बिल होगा वो
एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी के साथ में। इसके बाद में भी चेंज नहीं होगा, उसके बाद में एक और स्टेप रह जाएगा। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। जो अपनी इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है उनकी कम से कम आधी जितनी स्टेट्स है उनके लेजिस्लेचर से भी ये पास आउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर जुडिशरी है, अपने जो हाईएस्ट कोर्ट्स हैं इंडिया की, उनमें जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो भी फिर वापस से उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाने के लिए बोल सकती है मैं लेजिस्लेचर गवर्नमेंट्स को कि हाई कोर्ट बोल सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट्स बोल सकती है कि आप है ना, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है गवर्नमेंट्स को कि आप इसमें ये चेंजेस करो, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। उसके बाद में द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court makes a decision. ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लिविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड ईच ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट पास पावर होती है कि वो उनके जो लिस्ट में जो मैटर्स डाले गए उनके ऊपर वो टैक्स लगा सकती है। जैसे टैक्सेशन के अलग अलग मैटर्स हैं, वो अलग अलग गवर्नमेंट्स की लिस्ट में लगाए गए हैं कि आप इन पे टैक्स लगा सकते हो, आप इन पे टैक्स लगा सकते हो। तो इनसे क्या, उनकी जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होती है गवर्नमेंट्स की, वो बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और इनके जो इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ लें, रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें और थैंक यू।